हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फैब 2023 के करंट अफेयर्स ही कवर करेंगे। तो अगेन एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के करंट अफेयर्स हैं और दिस इज द पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट्स आ चुके हैं ऑलरेडी, 17 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो माय नेम इज दीक्षा शर्मा एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऑल्सो, जहाँ पे जीएस पेपर 3 का साइंस एंड टेक पोर्शन मैंने कवर करा है। ठीक है, अप्रॉक्स 68 लेक्चर्स हो रखे हैं। डेली 11:30 AM एंड 7:30 PM वहाँ पे क्लासेस रहती हैं। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन मी देयर यू कैन। चलिए, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द रोडोडेंड्रॉन्स। ये बेसिकली फ्लावर्स होते हैं और ये फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं और दिस इज द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन्स। रोडोडेंड्रॉन्स जो है ये आपके जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज हैं, बहुत तरह के फ्लावर्स इसमें आ जाते हैं। तो रोडोडेंड्रॉन रिप्रेजेंट करता है जीनस। तो इस तरह से पिंक कलर के दिखते हैं, रेड कलर के होते हैं, येलो, ऑरेंज, सो मेनी मोर कलर्स आते हैं। अब बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि जो दार्जिलिंग और सिक्किम वाला एरिया है वहां पे 1/3 पॉपुलेशन या यू कैन से 1/3 स्पीशीज जो है पूरे वर्ल्ड की मिल जाती है। ठीक है, तो सिक्किम वाला एरिया यहाँ पे आ गया आपका और दार्जिलिंग वाला यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, दार्जिलिंग और इधर सिक्किम, तो यहाँ पे ही हमें 1/3 स्पीशीज मिल जाती है रोडोडेंड्रॉन की थ्रू आउट द इंडिया। इसके बाद अगर रोडोडेंड्रॉन की बात करें तो इसका ग्रीक मीनिंग होता है रोज ट्री और ये जीनस है फ्लावरिंग प्लांट्स का। और नेटिव कहाँ पे है? टेम्परेट रीजन ऑफ, एक आपका ये नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया आ गया। ठीक है, ये नीचे साउथ अमेरिका होता है, इसको नहीं सोचना भी, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका। फिर यहाँ से आपका यूरोप आ जाता है एंड आफ्टर दैट एशिया। तो इन रीजन्स में आपको रोडोडेंड्रॉन्स की काफी सारी स्पीशीज देखने को मिलती हैं एंड इट्स एन इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर स्पीशीज जब भी कहीं पे देखने को मिलती है इसका मतलब होता है ये उस पर्टिकुलर जगह के एनवायरमेंट के बारे में बताता है। अगर अभी तक अच्छे से ग्रो कर पा रही है स्पीशीज तो इसका मतलब है कि जो एनवायरमेंट कंडीशन है वो भी अच्छी है। जिस दिन ये विलुप्त होने लगेंगी उसी से पता चल जाएगा कि यहाँ पे एनवायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। यू हैव टू रिमेंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 which talk about the climate action। चलिए, हैबिटेट रेंज देखे तो सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट टू सब एल्पाइन एंड एल्पाइन इकोसिस्टम, जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा मैप में, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो उसके बाद आ जाता है आपका हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके बहुत सारे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायसेंट्री, डायरिया कुछ भी है तो उसके अगेंस्ट ये यूज किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द हीट डोम ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया मे स्टार्ट रिट्रैक्टिंग इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट इज IMD। तो ये हीट डोम क्या होता है? सो इन साइड से मैंने ये पिक्चर उठाई थी, काफी अच्छी बनाई हुई है उन्होंने। तो पहले क्या होगा, मास ऑफ वार्म एयर बिल्ड्स अप इन स्टिल एंड ड्राई समर कंडीशन। जैसे ही सूखा पड़ेगा, समर सीजन आएगा तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो उससे क्या होगा, जो वार्म एयर होगी वो एक तरह से इकट्ठी होती चलेगी। अब जब इकट्ठी होने लगी तो ऊपर से आपको हाई प्रेशर मिलेगा उस एयर के ऊपर। ठीक है, हाई प्रेशर इन द एटमोस्फेयर पुशेस द वार्म एयर डाउन। तो वो क्या करेगा, अब देखो वार्म एयर जो होती है वो हमेशा सरफेस से ऊपर की तरफ उठने को ट्राई करती है, पर ऊपर एटमोस्फेयर का इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि ये इसको नीचे को दबाएगा। अब जब नीचे को दबाएगा तो ये एयर जो है वो नीचे को इस तरह से चलने लगेगी। अब ये एयर यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगी, दबती जाएगी और ज्यादा हॉट हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा हीट यहाँ पे प्रोड्यूस करने लग जाएगी। सो ओवरऑल आपको यही चीज इस टॉपिक में ध्यान रखनी है। न्यूज में क्यों था? क्योंकि हीट स्प्रेइंग एंटीसाइक्लोन ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया हैज लेड टू द अनयूजुअल हीट इन Feb। Indian Meteorological Department predict that it is likely to recede from land and back off into the Central Arabian Sea soon। तो इसी वजह से ये न्यूज में आया। यहाँ पे आपको हीट डोम का कॉन्सेप्ट याद रखना है। गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, पर एटमोस्फेयर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है वो गर्म हवा को नीचे को दबाता है, और जैसे नीचे को दबाता है तो इस तरह से एक डोम लाइक अपीयरेंस, एक कैप की तरह अपीयरेंस देखने को मिलती है, जहाँ पे एयर कंप्रेस हो गई होती है और साथ में ज्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे भी लिखी हैं। और दूसरा, जो हीट डोम होते हैं दे आर टाइड टू द पैटर्न ऑफ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम्स पढ़ते हो ना आप, जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो जनरली वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी में आप पूरा पोर्शन पढ़ते हो। जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं आपकी, दे आर द वेव लाइक पैटर्न्स, और मियांडरिंग भी बोल सकते हो। नॉर्थ से जाएंगी पहले साउथ में और फिर साउथ से दोबारा जाएंगी नॉर्थ में, तो इस तरह से इनका पैटर्न रहता है। और
जो हॉट एयर होती है वो टिपिकली राइज करती है टू द एटमोस्फेयर, बट डोम्स लिट कॉजेज एयर टू सिंक, फिर एयर वापस से नीचे को आती है तो उस वजह से वो ज़्यादा गर्म होने को मिलती है। इम्पैक्ट क्या है हीट डोम के, तो एक तो सीजनल सेशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अफेक्ट करता है, और सीजनल होना है यहाँ पे, सीजनल इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर, हीट रिलेटेड इलनेसेस के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। आफ्टर देयर एक स्पीशीज जो है वो न्यूज में थी जिसका नाम है ओमरगस खानदेश। ओमरगस खानदेश जो है आपका अर्थ्रोपोडा में ही आता है। फाइलम इसका अगर देखें तो फाइलम अर्थ्रोपोडा। कैसे पता चला? क्योंकि इसके जॉइंटेड लेग्स हैं, और अर्थ्रोपोडा में वो सारे आते हैं जिनके जॉइंटेड लेग्स होती हैं। चलिए, तो ये जो ओमरगस खानदेश है एक न्यू बिटल स्पीशीज है, बिटल है ये, जो नीचे आपको पिक्चर भी दिख रही है, और इसकी जो फैमिली रहेगी दैट इज ट्रॉगिडे, और डिस्कवर हुई है फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया। तो इस तरह से अगर गुजरात के नीचे वाले एरिया में जाओगे तो दिस इज योर वेस्टर्न घाट, यहाँ पे ये देखने को मिली है ओमरगस खानदेश। इसी वजह से ये न्यूज में आती है। कई बार इनको हाइड बीटल्स भी बोला जाता है, बिकॉज ये क्या करते हैं अपनी बॉडी को सॉइल से कवर कर लेते हैं और छुप जाते हैं वहां पे। ये जो बीटल होते हैं ना, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फोरेंसिक साइंस, बिकॉज डिफरेंट टाइप के बीटल्स होते हैं और वो डेड बॉडी के ऊपर डिफरेंट टाइम पे फीड करते हैं, तो उससे हमें टाइम ऑफ डेथ का पता चल जाता है, जो भी पर्टिकुलर एनिमल या ह्यूमन बीइंग की डेथ हुई होती है। तो फोरेंसिक साइंस में बीटल्स का काफी ज्यादा एप्लीकेशन रहता है। नेक्रोफेगस होते हैं, मतलब डेड एनिमल फ्लैश के ऊपर ही फीड करते हैं, और इनको कैरेटिन बीटल भी कहते हैं। तो हाइड बीटल्स हो गया, कैरेटिन बीटल्स हो गया, ये सारे कौन से हैं? ओमरगस खानदेश। एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप, तो ये अभी हाल ही में न्यूज में था, क्योंकि आपको पता है इस बार G20 2023 की अध्यक्षता किसके पास है? इंडिया के पास। तो फर्स्ट G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप concluded in Bengaluru that with all G20 countries, तो यहाँ पे कंडक्ट करा गया। यहाँ पे अगेन आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 याद कर लेना है, दैट इज योर क्लाइमेट एक्शन। अब इसका एम क्या है आपके एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप का? तो इट एम्स टू कलेक्टिवली डिफाइन अ न्यू डेवलपमेंट पैराडाइम that supports stable and sustainable climate, environment and biodiversity। सस्टेनेबल क्लाइमेट मिले, एनवायरमेंट मिले और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करे, तो उस चीज के ऊपर ये फोकस करता है। इसके नाम में सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है? एनवायरमेंट भी है, क्लाइमेट भी है, और सस्टेनेबल भी चाहिए, और एक वर्किंग ग्रुप भी होगा, डेवलपमेंट भी होगी। चलिए, अब ये जो ग्रुप है इसने क्या कमिटमेंट दी है? टू वर्क टुवर्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रायोरिटी एरियाज, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन के जो भी रीजंस हैं उनको चेक करके उनके सॉल्यूशन करना, एक्सेलरेटिंग द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो इकोसिस्टम खराब होता जा रहा है उसको रिस्टोर करना, बायोडाइवर्सिटी को एनरिच करना, सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना, और एनकरेजिंग रिसोर्स एफिशिएंसी। आफ्टर दैट स्नो लेपर्ड वाज इन न्यूज, तो बिग कैट्स में ये भी आती है, आपको पता है ना। अभी एक अगर आपने न्यूज़पेपर देखा हो आजकल, तो एक आपने सुना होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें 7 बिग कैट्स के बारे में बात करी गई, ठीक है? इंडिया ने बोला है कि $100 मिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे टू सेव दीज 7 बिग कैट्स, ठीक है? और उसमें स्नो लेपर्ड भी इंक्लूडेड है। अगर इसका IUCN स्टेटस देखें तो इट इज वल्नरेबल। ओके, तो न्यूज में क्यों था? क्योंकि हाल ही में जो स्नो लेपर्ड थे दे वर साइटेड इन द डरमा वैली इन उत्तराखंड में देखने को मिले हैं। डरमा वैली में जो स्नो लेपर्ड है जिसका साइंटिफिक नेम रहता है पैंथरा अंसियल, और इसको घोस्ट ऑफ माउंटेन भी बोला जाता है, एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द लार्जेस्ट कैट स्पीशीज टाइगर दैट इज द पैंथरा टाइग्रिस, ठीक है? तो दिस इज द पिक्चर यू कैन सी। इसके फीचर्स देखें तो काफी स्मोकी कलर्ड बॉडी होती है एज यू कैन सी, और बॉडी के ऊपर रोज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनको कह देते हैं रोजेट्स, रोज लाइक स्ट्रक्चर्स, और क्रीम एंड येलो शेड्स रहती हैं पैटर्न विद द ब्लैक स्पॉट्स, और जो स्पॉट्स होते हैं उनको रोजेट्स कहते हैं, जो कि काफी यूनिक होते हैं टू एवरी स्नो लेपर्ड। हैबिटेट की अगर बात करें तो 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज हैं आपकी, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, मतलब सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है? सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आपकी आ गई कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है? और साथ में अफगानिस्तान आ जाएगा, फिर पाकिस्तान में भी है यहाँ पे, फिर इंडिया आ जाता है आपका इस तरफ,
फिर ऊपर चाइना आ गया, इधर चाइना और रशिया के बीच में आ गया आपका मंगोलिया, ऊपर रशिया, ये मंगोलिया और चाइना, एंड देयर इज़ अ नेपाल, भूटान। तो इन सभी एरिया में आपको ये 12 स्नो लेपर्ड के कंट्रीज देखने को मिलती हैं। IUCN स्टेटस की बात करें तो इट्स वल्नरेबल, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें 1972 तो उसमें शेड्यूल 1 में ये एडेड है। अब इसके बाद PFAS और फॉरएवर केमिकल्स जो हैं वो न्यूज़ में थे, तो हाल ही में नई स्टडी करी गई है जहाँ पे ये बोला गया कि ये जो PFAS हैं इनको फॉरएवर केमिकल्स भी कहते हैं। नॉर्वेजियन आर्कटिक आइस जो है वहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। PFAS की बात करें तो इनका अगर नेम देखें पूरा तो इट इज़ पर एंड पॉलीफ्लोरिनेटेड एल्काइल सब्सटेंस, लार्ज केमिकल फैमिली है, 4700 हाईली परसिस्टेंट केमिकल इसके अंदर देखने को मिलते हैं जो कि नेचुरली अकर नहीं करते, सब कुछ क्या है ये आर्टिफिशियल है, और दे हार्डली डिग्रेड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आपको पता है यहाँ से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट होगा, एंड हैव बीन फाउंड इन द ब्लड ऑफ पीपल एंड वाइल्ड लाइफ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये ब्लड वगैरह में सबके बॉडीज में एंटर कर चुका है और टॉक्सिक हो सकता है टू द बोथ ह्यूमंस एज वेल एज वाइल्ड लाइफ। इसके अगर यूजेस की बात करें तो इसको कॉस्मेटिक्स में यूज करा जाता है, लाइक योर हेयर कंडीशनर हो गए, फाउंडेशन क्रीम, सनस्क्रीन, सभी चीज़ों में इसको यूज करते हैं। ऑल्सो जो आपके PFAS होते हैं दैट इज द पर एंड पॉलीफ्लोरिनेटेड एल्काइल सब्सटेंसेस, इनको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज करा जाता है जैसे कि आपके स्मार्टफोन्स, एंड टेक्सटाइल्स में भी यूज करते हैं लाइक वाटर प्रूफ आउटडोर क्लोथिंग एंड अदर इक्विपमेंट्स। तो इन सभी चीज़ों में PFAS दैट इज द पर एंड पॉलीफ्लोरिनेटेड एल्काइल सब्सटेंसेस का यूज होता है। अगली जो न्यूज है दैट इज अबाउट एज पर द स्टडी कंडक्टेड बाय नीति आयोग एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR in 2022-2023 states exceed the permissible blood lead level of 5 microgram per deciliter margin। आपको पता है जितने भी ये मेटल आयंस होते हैं, लेड हो गया, कैडमियम हो गया, इनकी एक मिनिमम लिमिट हर चीज़ के अंदर स्पेसिफाई करनी पड़ती है, बिकॉज अगर इनकी लिमिट्स एक्सीड कर जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ के लिए हार्मफुल होता है। तो इसी की वजह से जो लेड है ये न्यूज़ में आ जाता है। तो यही चीज़ बताई गई है कि जो लेड का लेवल है उसको एक तरह से मार्जिन पे लेके आना है, क्योंकि जो 275 मिलियन चिल्ड्रन हैं इंडिया के अंदर, उनके अंदर देखा गया है कि इनका जो ब्लड है उसमें लेड का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है, 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच चुका है। ठीक है, जो इतनी लिमिट होती है इसके बियॉन्ड जाता जा रहा है, तो इट इज़ हाईली यू कैन से हार्मफुल। अब लेड की बात करें तो नेचुरली अकरिंग है, टॉक्सिक मेटल है और अर्थ के क्रस्ट पे मिलता है। सोर्सेज क्या क्या है लेड पॉइजनिंग के, तो ऑक्यूपेशनल सोर्स देखें अगर तो आपका माइनिंग हो गया, पेंट हो गया, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, पॉटरी, स्मेल्टिंग, यहाँ सबसे मिल जाएगा। नॉन ऑक्यूपेशनल सोर्सेज देखें तो ट्रेडिशनल मेडिसिन, वेक्यूलर एग्जॉस्ट, फूड, पेंटेड टॉयज, कॉन्टामिनेटेड सॉइल, डस्ट एंड वाटर, तो यहाँ सभी पे आपको लेड पॉइजनिंग देखने को मिलेगी। इन सभी से ही लेड जनरेट करता है। अगर इम्पैक्ट की बात करें लेड पॉइजनिंग के क्या इम्पैक्ट रहते हैं, तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो है उसके ऊपर काफ़ी डैमेज देखने को मिलता है, ग्रोथ स्लो हो जाती है, इवन डेवलपमेंट स्लो हो जाती है, लर्निंग में दिक्कत आती है बच्चों को, और हियरिंग और स्पीच प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, इंटेलिजेंस रिड्यूस कर जाती है और लोअर एजुकेशनल अटेनमेंट एक्सेट्रा। तो लेड पॉइजनिंग की इतनी सारी दिक्कतें रहती हैं। ऑल्दो इसकी लिमिट 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, पर इट इज़ एक्सीडिंग, तो ये अब ब्लड में पाया जा रहा है कि इसकी लिमिट्स इंक्रीज कर चुकी हैं, और दीज आर द सर्टेन रीजंस जो कि बहुत इम्पैक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी को। तो तभी बोला गया है इसकी जो मार्जिन है उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। नाउ व्हाट आर द स्टेप टेकन टू फेज आउट द लेड। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम टॉक्सिक मेटल एक्सपोजर, तो ये सारे यहाँ पे आपको याद रखने हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड द फूड एडिटिव रेगुलेशन 2011, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 में भी लेड का जिक्र है। तो यू कैन मेंशन ऑल दी स्टेप्स दैट आर टेकन टू फेज आउट द लेड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फैब के करंट अफेयर्स ऑफ 2023। अब नेक्स्ट करेंगे मार्च के, फिर करेंगे अप्रैल के, और फिर करेंगे मई के, और जैसे ही मई पे हम पहुंचेंगे ना तो एनवायरमेंट और इकोलॉजी के बाद हम स्विच कर जाएंगे टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फिर उसको भी जनवरी 2023 से पार्ट्स में ही स्टार्ट करेंगे। और जो मैराथन क्लासेस होंगी आपकी उसको मैं कंपाइल कर दूंगी, पर वो बाद में करेंगे जब आपका 2024 का प्रीलिम्स पास में होगा। ठीक है, तो अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, और आपका फैब का 2023 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में
जिसमें हम मार्च 2023 को स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज इट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।